हाँ बेटा ध्यान देना, हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू पढ़ लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमको करना है प्रत्यावर्ती धारा का सर्किट एनालिसिस, यानी परिपथ का विश्लेषण करना है, और उसमें आप 7 सर्किट पढ़ने वाले हो, और वो भी एल सी आर सारे के सारे होंगे उसमें, और सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग फेजर। क्या बोलते हैं? तो उसको समझना क्या होता है। फेजर, या फिर इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग। वेक्टर। बेटा फेजर को हिंदी में बोलते हैं कला समंजक। क्या बोलते हैं? हाँ, और इसको बोलते हैं घूर्णी सदिश। अच्छा, सदिश के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं, ध्यान देना। और इस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को घूर्णी सदिश द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो सर्किट एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे सारी चीज, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि घूर्णी सदिश होता क्या है। अगर हम डायरेक्ट फेजर डायग्राम खींच देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसा कि बहुत सारे किताबों में खींचा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बना दिया गया। कुछ नहीं है, समझना। कुल मिला के कला समंजक जो होता है बेटा, वो कुल मिला के घूर्णी सदिश होता है। क्या होता है बेटा? सारे चीज लिख रखा है ना, फर्स्ट बैच वालों को पढ़ा दिया है, आपको केवल समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बताना क्या नहीं समझ में आया। तो कला समंजक, इसको बेटा हिंदी में भी ऐसे लिख के आ जाता है, फेजर, ऐसे लिख देते हैं फेजर। बात समझ में आ रही है? किसको? कला समंजक को। तो दोनों नाम याद रखना जरूरी है, कला समंजक या फिर फेजर। तो जो फेजर होता है कुल मिला के घूर्णी सदिश होता है। अच्छा, सदिश तो सबको पता है। आप अगर सदिश का नोटेशन देखोगे तो कोई भी सदिश राशि होगी उसको एक तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किससे बेटा? और मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर पढ़ के आओ तो इतना तो आता ही होगा। और तीर जो होता है बेटा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको? और जो तीर की लंबाई होती है ज्यामिति में, वो सदिश का परिमाण प्रदर्शित करता है। जितना लंबा तीर खींचोगे उतना ही ज्यादा परिमाण होगा। बात समझ में आ रही है? ये प्रदर्शित कर, इतना बात पता है। अब अगर यही सदिश घूमने लगे, किसी के चारों ओर घूमने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? घूर्णी सदिश। क्या बोल देंगे बेटा? तो याद रखना, जो फेजर होता है यानी कि कला समंजक, वो एक घूर्णी सदिश होता है। अगर ये घूर्णी सदिश है तो घूर्णन कर रहा होगा। तो आप बताओगे मूल बिंदु के चारों ओर ये घूमता है, मूल बिंदु के, और एक समान कोणीय आवृत्ति से, जिसको आप ओमेगा से लिखते हो। बात समझ में आ रही है? इससे घूमेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? अच्छा, हम लोग इसमें क्या क्या समझे, क्यों समझ रहे हैं इसको, फेजर डायग्राम या फेजर को या फिर घूर्णी सदिश को अल्टरनेटिंग करंट में क्यों समझ रहे हैं? तो हम लोग करेंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट में आप देखते हो वोल्टेज समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हो। और धारा समीकरण को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी बोलते हो ना। तो घूर्णी सदिश V0 और I0 के बराबर हम लोग मानकर खींचेंगे। भाई जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है उसके बराबर हम लोग मान लेंगे घूर्णी सदिश का परिमाण है। जैसे एक घूर्णी सदिश खींच दिया गया तो परिमाण का मतलब इसकी लंबाई, इसका क्या होगा बेटा? तो आप कह सकते हो जो घूर्णी सदिश का परिमाण होगा यानी कि जो लंबाई होगी, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान यानी कि शिखर मान, या फिर प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान I0, V0 और I0 के बराबर होगी। यानी जब हम घूर्णी सदिश खींचेंगे तो इसको लिखेंगे V0, क्या लिखेंगे बेटा? या फिर क्या लिखेंगे? I0। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब हमको मान लो तात्कालिक मान पता करना है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या फिर प्रत्यावर्ती धारा का, और आरेख से ही पता करना है। तो बहुत आसान है भाई, जब ये आप घूर्णी सदिश खींचोगे ये मूल बिंदु होगा, क्या होगा बेटा? और इसी के चारों ओर तो ये ऐसे घूर्णन कर रहा होगा। क्लियर है? तो मान लो किसी t टाइम पर आपने बता दिया V0 यहाँ पर है, ये थीटा कोण बना रहा था। कितने समय पर बेटा? t समय पर ये थीटा कोण बना रहा था, V0 यहाँ पर है, घूर्णी सदिश यहाँ पर है। इसका एक काम करना, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेना।
क्या ले लेना बेटा, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप खींच लेना। क्लियर है? तो प्रक्षेप देखोगे तो इतना ही तो होगा, तो वाई एक्सिस पे आप बोल दोगे ये v है और I है। क्या है बेटा ये? b खींच सक, b का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और v क्या है, तात्कालिक मान है, तात्क्षणिक, प्रति सेकंड आपको मान उसका पता चलता रहेगा, क्योंकि प्रति सेकंड घोड़ी सदिश रुकेगा थोड़े ना, अभी यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाएगा, यही सदिश कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब इसका प्रक्षेप खींचोगे यहाँ आएगा। और सबसे अधिकतम कब होगा, जब ये घोड़ी सदिश एकदम 90 डिग्री बना ले, कोण कितना बना ले, हाँ, तो यही यहाँ पर आ जाएगा ये भाई। तो आप देख रहे हो इसी का प्रक्षेप y पर लोगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा, तो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको हम केवल 3 चीज बताए हैं अभी, ध्यान से समझना बेटा। कौन कौन सा चीज? तो आप बताओगे कला समंजक एक घोड़ी सदिश है, क्या है बेटा? अब घोड़ी सदिश क्या होता है, तो आप बताओगे जो मूल बिंदु के परिता, परिता का मतलब चारों ओर, ये मूल बिंदु हो गया, इसके चारों ओर क्या होगा, ऐसे ये घूमेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई। पहली बात समझ में आई? कला समंजक घोड़ी सदिश है। घोड़ी सदिश करता क्या है, जो मूल बिंदु के चारों ओर एक निश्चित कोणीय आवृत्ति से घूमेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर हम टाइम टी लें और कोण मान लें ये थीटा है, क्या है बेटा, थीटा है, टी टाइम में यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर टाइम कितना था 0, यहाँ पर टाइम कितना है टी, तो आप बताओगे भैया कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो टी का यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि ओमेगा टी। तो चाहे इसको थीटा बोलो चाहे ओमेगा टी बोलो, बात एक ही है। यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये घूमता रहेगा। क्लियर है? तो घोड़ी सदिश को हम लोग बेटा प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान यानी कि शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा ले लो या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उसके बराबर मानेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगर आपको तात्कालिक मान चाहिए भाई कि टी टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी है, धारा की तात्क्षणिक वैल्यू कितनी है या फिर वोल्टेज की तात्क्षणिक वैल्यू कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे प्रोजेक्शन ले लेंगे। किस पर लेंगे? वाई एक्सिस पे। तो अभी तो भाई टी टाइम पे इतना है और अभी ये सदिश कहाँ पहुंचने वाला है, यहाँ पर, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तब आप प्रक्षेप लेना। तो यहाँ है, ये है क्या भाई, ये तो शिखर मान होगा, ये क्या होगा बेटा, अभी नॉट या आई नॉट होगा। लेकिन इसका जब वाई एक्सिस पे प्रक्षेप लोगे तो वो क्या बताएगा, इसका तात्कालिक मान यानी v या फिर i। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप देखो इससे ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है यहाँ पे। क्या लिखा है? फेजर एक घोड़ी सदिश है। क्या है बेटा? जो मूल बिंदु के परितः एक नियत कोणीय आवृत्ति से घूमता है, ये बात समझा दी। दूसरी चीज, घोड़ी सदिश यानी कि फेजर का जो परिमाण होता है बेटा, परिमाण का मतलब भी मैंने लिख दिया, लंबाई, वो AC वोल्टता हुआ AC धारा के शिखर मान क्रमशः V नॉट या I नॉट के बराबर होता है, ये हम लोग मानेंगे। अब अगर तात्कालिक मान चाहिए तो देखना, घोड़ी सदिश यानी कि फेजर का Y अक्ष पर जो प्रक्षेप होता है बेटा, वो AC धारा व AC वोल्टता के तात्क्षणिक मान क्रमशः I व V को प्रदर्शित करता है। भाई आप घोड़ी सदिश को जब आप उसका अधिकतम मान मान लोगे तो जब उसका प्रक्षेप होगा Y एक्सिस पे, बात समझ में आ रही है, तो उसको हम उसका तात्क्षणिक मान बोले। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? चलो मैं इसका ग्राफ खींच के भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ठीक से बता दूं। देखना भाई, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। बता रहा हूँ बेटा, इतना बड़ा क्यों खींच रहा हूँ, है ना? ये मूल बिंदु होगा ओ, हाँ बेटा अब ध्यान से समझना।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, एक घोड़ी सदिश ले लीजिए। ये घोड़ी सदिश अभी सपोज करिएगा टी टाइम पे यहाँ पर है, कितना है बेटा? अच्छा, कुछ समय बाद ये ऐसे घूमते घूमते इधर भी आ सकता है ऐसे, और यही सदिश कुछ टाइम के बाद यहाँ पर भी आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बस खींच रहा हूँ इसके नोक का पथ बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो देखना इसका नोक का पथ कुछ ऐसे वृत्तीय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस इसको हटा दे रहा हूँ। समझना बेटा फटाफट। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा, क्लियर है? ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग कोण ले रहे हैं ओमेगा टी। क्या ले रहे हैं बेटा? और इस घोड़ी सदिश को अगर हम ए माने, अभी के लिए मान लो सदिश ए, क्या है बेटा? ये सदिश ए। तो वाई एक्सिस पे किसको मेजर करोगे? ए को। और ए किसका फलन होगा बेटा? तो आप बताओगे सर कोण का या फिर टाइम का। बात समझ में आ रही? क्योंकि कोण भी किसके अनुसार बदलेगा? टाइम के अनुसार। अगर हम कहें कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो पहुंचा है टी टाइम में पहुंचा, कितने टाइम में? तो ये कोण कितना बनाएगा? ओमेगा टी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति से चक्कर लगा रहा होगा, क्लियर है ना? तो आप बता सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होगा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू, ठीक है? तो यहाँ पर चाहे ओमेगा टी लिखो चाहे थीटा लिखो। बात देखिए, तो एक इसका फंक्शन है बेटा, थीटा लिख दो या फिर ओमेगा टी। चलो कोण लिख दे रहे हैं, क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कोण भी किसके अनुसार बदल रहा है? टाइम के अनुसार। ओमेगा तो कांस्टेंट ही होगा। ओके, ये ऐसा हो गया। यहाँ से सपोज करना है ग्राफ है, अधिकतम वैल्यू तो यहाँ होगी ना, ऐसे खींच ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं इसका वाई एक्सिस पे। बात समझ में आ रही? घोड़ी सदिश का प्रोजेक्शन यहाँ वाई एक्सिस पे यही तो आएगा। अच्छा, इसके बगल भी वाई एक्सिस ऐसे बना के रखा है आपने, तो यहाँ लो या वहाँ लो, बात एक ही। यहाँ पर अधिकतम जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। ये बात तो समझ में आ रही है? अगर ये घोड़ी सदिश, अलग से बना दे रहा हूँ समझना भाई, ये घोड़ी सदिश यहाँ पहुँचेगा तब तो यहाँ होगा ना, ये ऐसे। तो जब इसी घोड़ी सदिश का वाई एक्स पर प्रोजेक्शन लोगे तो यही आएगा, इसलिए मैंने पहले ही खींच दिया है ये सारी चीज़ें। अब आप कोण ले लीजिए, कोण को समझना, यहाँ पर आप 0 डिग्री, यहाँ पर बेटा 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270, यहाँ पे फिर 360, ऐसे होगा। यहाँ पर आप सपोज करिए 0 है सब कुछ, मूल बिंदु होगा 0 डिग्री, क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अगर हम मान लें 360 डिग्री, क्या मान लें बेटा? तो 360 डिग्री का यहाँ पर आधा होगा कहीं, और अगर यहाँ पर आधा है तो 180 होगा, कितना होगा? और इसका आधा कितना होगा बेटा? और 180 और 370 के बीच में क्या होगा? 360 के बीच में 200। एक और खींच लो भाई, ग्राफ पेपर में तो आपको आसानी से मिल जाएगा, यहाँ हमको परेशान होना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ घोड़ी सदिश की अवधारणा, बात समझ में आ रही है? और इसका अभी आगे काम लगेगा, और ये अगर बेहतर ढंग से समझ में आ गया तो अभी आगे आपको खींचना होगा फेज और फेजर डायग्राम प्रत्येक सर्किट में, वो आपसे एग्जाम में भी पूछता है।
कि फेजर डायग्राम बनाइए। फेजर डायग्राम का मतलब कला समंजक आरेख खींचिए। तो आप वैसे रट कर जाओगे, और अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया तो चाहे जो सर्किट दो आप आराम से बनाओगे। क्लियर है? रटना नहीं पड़ेगा। ये ठीक इस प्रकार से आप समझिए, जैसे आपने पढ़ा है दर्पण पढ़ा, दर्पण में आपने पढ़ा उससे प्रतिबिंब बनने के नियम, जो भी 6 स्थितियां एक में, 2 स्थितियां एक में थी। अगर आपको नियम नहीं बताया था तो आप रटते कि नहीं रटते, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ होगा। लेकिन अगर आपको नियम पता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो चाहे जो स्थिति दो हम फटाक से बता देंगे प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। ऐसे आपने लेंस में किया, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है भाई? अब समझना बढ़िया से। अभी घोड़ी सदिश मान लीजिए t बराबर 0 समय पर है। कितने समय पर बेटा? 0 समय पर होगा तब तो ये घूमेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना? ओके, घूमेगा नहीं तो 0 डिग्री कोण होगा, और 0 डिग्री कोण होगा तो इस घोड़ी सदिश का y अक्ष पे प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा, प्रक्षेप कितना होगा? 0। बात समझ में आ रही है? y अक्ष पे ऊपर नीचे कहीं जाएगा नहीं। ओके, तो अभी तो यहीं पर होगा। बिंदु आप देखते चल रहे, जब कोण का मान 0 होगा तो a का मान भी क्या होगा बेटा? 0। क्लियर है? लेकिन t समय के बाद आपका घोड़ी सदिश यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने? t समय। कितना लिया बेटा? तो t समय के बाद घोड़ी सदिश यहाँ पर है। इसका प्रोजेक्शन लेना, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे यही तो y एक्सिस है, ये यहाँ पर होगा। बात क्लियर है? इसका प्रोजेक्शन भी ले लो। ये आप बताओगे t समय पर। किस पर बेटा? t समय पर। जो आपका घोड़ी सदिश a था, घोड़ी सदिश a का ये तात्कालिक मान है बेटा। क्या है? तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक मान। आपने लिखा है ऐसा, देखो आपने लिखा है घोड़ी सदिश का जो y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। बात समझ में आ रही है? वही घोड़ी सदिश को आपने जिस राशि को माना होगा, धारा माना होगा तो धारा का तात्कालिक मान आएगा, और वोल्टता माना होगा तो वोल्टता का तात्कालिक मान आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो अभी तो हम लोगों ने a मान के रखा है। क्या माना बेटा? a कोई राशि होगी घोड़ी सदिश। क्लियर है? तो उसका t समय पर तात्क्षणिक मान कितना होगा? इतना होगा। तो y अक्ष पर इतना हो गया। क्लियर है? और जब ये जो आपका घोड़ी सदिश है 90 डिग्री घूम जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका y अक्ष पर प्रोजेक्शन लेना, प्रक्षेप लेना, तो आप बताओगे अधिकतम होगा। y अक्ष पर इसका प्रक्षेप इतना ही आएगा, और वो क्या होगा? अधिकतम 90 डिग्री पे यहाँ पर होगा। 90 डिग्री पे इसका प्रक्षेप कहाँ पर है बेटा? यहाँ, यानी कि यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे इतना। अब बात कर लेते हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे इस घोड़ी सदिश को घुमाओ, यहाँ पर आया। अब y अक्ष पे इसका प्रोजेक्शन लेना, कुछ आएगा? 0 होगा। कितना होगा बेटा? प्रोजेक्शन का तो मतलब समझ में आ रहा है ना? जो घोड़ी सदिश है इसी की छाया। आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। एक घोड़ी सदिश हो गया, इसी पर आप इमेजिन करो कि टार्च जला रहे हो। बात समझ में आ रही है? प्रकाश डाल रहे हो, लेकिन प्रकाश का जो बीम होना चाहिए वो x अक्ष के समांतर होना चाहिए। क्लियर? तो इसकी छाया यहीं तक बनेगी, तो वही उसका क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात? ओके, तो 180 डिग्री पर जब होगा तब आप बीम डालना, कहीं पर y अक्ष पर छाया बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्लियर? तो आप बताओगे 180 डिग्री पर a का मान कितना हो जाएगा बेटा? 0, यानी कि यहाँ पर होगा। ऐसे बीच में भी आप 45 डिग्री ले सकते हो, ऐसे लेना, तो आपको एक एक बिंदु मिल जाएगा। ठीक है? मैं 2-4 बिंदुओं से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसको 270 डिग्री घुमाना, यहाँ पर आ जाएगा भाई। यहाँ से पूरा घूमता हुआ आएगा ऐसे 270 डिग्री यहाँ पर। अब y अक्ष पर प्रक्षेप लोगे अधिकतम, लेकिन दूसरी दिशा में। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो a का मान होगा बेटा, ये a का मान होगा वो +a0 होगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो a का मान होगा बेटा वो भी अधिकतम होगा, लेकिन माइनस, विपरीत डायरेक्शन में। और आप बता भी सकते हो यहाँ पर जो a0 लिखा जा रहा है वो a मैक्सिमम है। क्या है बेटा? a मैक्सिमम है। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो 270 डिग्री पे भैया अधिकतम होगा, यहाँ पर होगा। और फिर 360 डिग्री जब ये घोड़ी सदिश घूम जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो फिर प्रोजेक्शन लेना, y पे 0 आएगा यहाँ। अब इसको मिलाना तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा।
और ये जो ग्राफ होगा बेटा वो आप बता सकते हो ए का, भाई ए ही तो बदल रहा है, इसका तात्कालिक मान ही तो बदल रहा है समय के साथ, हाँ तो ए होगा। और ए आएगा कितना, A0 साइन ओमेगा टी। ये कितने टाइम पर है, टी टाइम पर। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर भी देखना बेटा, ये कौन सा मान था, तो ये तो तात्कालिक मान था ए, कितने समय पर, टी समय पर। टी समय पर तात्कालिक मान आपने कितना लिखा है, ए, तो ए था। क्लियर है। और वो कहाँ होगा तो बताओगे यहाँ पर, भाई यहीं पर तो होगा। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर होगा ये ए। और कोण कितना होगा बेटा, तो आप यहाँ कोण भी बता सकते हो, टी समय पर कितना घूमा था, थीटा। थीटा बताओ या फिर ओमेगा टी बताओ, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये जो कोण होगा ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, भाई एक्स एक्सिस पे आपने कोण ही तो लिखा है, क्लियर है ना, कोण लिखा है, तो ये कितना होगा, थीटा के बराबर या फिर ओमेगा टी के बराबर। बताओ आपको रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, घोड़ी सदिश पूरा समझ में आ गया। हाँ, और कुछ हमसे मिलता जुलता है ना जो हम लोग बनाए थे यहाँ पर, प्राप्त किए थे एक समीकरण, बोल्टता समीकरण, V0 बराबर B बराबर V0 साइन ओमेगा, ज्या वक्रीय था, ये भी तो वही मिल रहा है आपको। क्लियर है। कुल मिलाकर इतना बताओ बेटा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी का उपयोग करके ये समझा, ये केवल समझाने के लिए कि ये पूरा चीज जो लिखे हो इधर पूरा का पूरा समझ में आ जाए, इसीलिए ये पूरा बता दी। क्लियर है, क्लियर, एकदम समझ में आया। ओ तो यही चीज बेटा यहाँ पर भी तो बना हुआ है, और सब कुछ वही लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कलांतर। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर। यहाँ से आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए हम लोग घोड़ी सदिश का कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर है। तो इसको भी मैं नए पेज पे आपको समझाता हूँ। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो आप बताओगे कलांतर। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फेज डिफरेंस। किसके किसके बीच फेज डिफरेंस पढ़ेंगे, तो आप बताओगे V प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों के बीच हम लोग कलांतर पढ़ने वाले। पहला केस देखो, इसमें 3 केस हो सकते हैं बेटा। भाई ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति तो कांस्टेंट होगी, ध्यान से समझना बेटा। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता में कोणीय आवृत्ति क्या होगी, ये तो कांस्टेंट होगी, घोड़ी सदिश तो वही होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके बीच कलांतर नियत रहे। क्या बोल रहा हूं, कलांतर समान हो, अरे यार कला समान हो, दोनों का मतलब समझना। कला क्या होता है बेटा, जो आप साइन लिखते हो उसकी जो कोणांक लिखते हो, ये है आपका कला। क्लियर है। तो वोल्टता अगर है तो वोल्टता में आपने समीकरण लिखा एसी वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कला कोण ये है, और अभी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कला कोण ये है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा कला कोण बराबर ही रहे। कहने का मतलब इनके बीच जो कलांतर है वो हमेशा 0 रहे, ये हमेशा जरूरी नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, तभी तो कुछ ना कुछ कलांतर आएगा। तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों के बीच कलांतर क्या हो, 0। कलांतर 0 होने का मतलब कला क्या होगा, बराबर होगा। कला क्या होगा, तब हम बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता समान कला में। दूसरा केस ये हो सकता है बेटा कि जो वोल्टता है वो धारा से कला कोण में कुछ आगे हो जाए, मान लो फाई कोण। कितना कोण बेटा, फाई कोण आगे हो गया। या फिर इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि ये क्या है, उससे फाई कोण पीछे है। बात समझ में आ रही है। कला में, इसमें बेटा कला, तो अगर कलांतर निकाला जाएगा तो फाई निकल के आ जाएगा कि भाई दोनों के बीच कलांतर कितना है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है, धारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से फाई कोण कला में क्या हो जाए, आगे हो जाए। और जब आगे होगी तब उसको बोलते हैं अग्रगामी। क्या बोलते हैं बेटा, अग्रगामी, लीडिंग।
और इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि भाई जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में फाई कोण क्या है, पश्चगामी है, उसको बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं बेटा, लैगिंग। ये तो यही 3 केस है और तीनों केस हमको पढ़ना है और तीनों केस में हमको फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम खींचना है। फेज डायग्राम का मतलब कला आरेख, कला का मतलब कोण, बात समझ में आ रही है, उसके लिए आरेख खींचना होगा। और दूसरी चीज आपको फेजर डायग्राम खींचना है जो अभी अभी आपने पढ़ा है, कला समंजक आरेख, जिसको आपने कहा घोड़ी सदिश। क्लियर है? तो दोनों आरेख और यही 3 केस अगर आप पढ़ लिए तो समझ लेना वही 3 नियम हैं आपके जिससे आप इमेज बनाते थे। क्लियर है? बाकी 7 जो आप सर्किट पढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बच्चा आराम से खींच सकता है, ठीक है, और रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो एक एक केस करके हम लोग समझते हैं। पहला केस बेटा आप बता सकते हो, केस फर्स्ट आप बताओगे जब एसी धारा व एसी वोल्टता समान कला में। क्या है बेटा, समान कला का मतलब, अच्छा देखो पहचानोगे कैसे वो भी लिख लो। लिखोगे जब एसी धारा व एसी वोल्टता दोनों साथ साथ महत्तम मान को प्राप्त करते हैं, महत्तम मान को प्राप्त करते हैं। ध्यान से समझना, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है जितने कोण पर वो अधिकतम मान प्राप्त करती है उतने ही कोण पर प्रत्यावर्ती वोल्टता भी अधिकतम मान प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों क्या करेंगे, साथ साथ अधिकतम मान प्राप्त करेंगे और साथ साथ न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे और फिर साथ साथ दूसरी दिशा में अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे तब तो एकदम समान कला में चल ही रहे हैं, कोण क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिख सकते हो, अर्थात जब वो है समान कला में, और अगर समान कला में है तो किसी एक टाइम पर उनका समीकरण लिख दो। बात समझ में आ रही है? आप बता देना टी समय पर, कितने समय पर बेटा, टी समय पर। तो टी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण क्या होता है, बी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा और आई बराबर आई जीरो साइन, यही तो होता है। अब समान कला में है, देखो इनके कला कोण क्या है, बराबर है। कलांतर निकालोगे तो 0 आएगा, कलांतर 0 होने का मतलब समान कला में, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, इनके लिए फेजर डायग्राम खींचना है। क्या खींचना है बेटा, अब आराम से समझना, यहाँ से ये सब तो आप बहुत नॉर्मल चीज थी, समझ गए। पहले फेज डायग्राम खींचिए भाई। फेज डायग्राम का मतलब कला आरेख। एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम लोग कोण मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, कोण मान लेंगे। चलो भाई, और वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्टता और धारा, एसी वोल्टता और एसी धारा के तात्कालिक मान को लिखें। क्लियर है? ओके। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी ग्राफ खींचना एक साथ धारा और वोल्टता का, तो वोल्टता का मान धारा से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है? वोल्टता का मान धारा से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, ये तो आप पहले से जानते हो भाई। वोल्टता मान लीजिए 220 वोल्ट पर आ रही है एसी करंट, और उससे मान लो आपको 100 एम्पियर की धारा मिल गई या कुछ भी ऐसे मान लो, तो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज के मान से धारा का मान कम ही होगा। तो अगर वोल्टता का अधिकतम मान आप यहाँ बनाते हो, मान लो कि भाई ये बी नॉट प्लस है, बात समझ में आ रही है, तो उससे कुछ नीचे आप बनाओगे यहाँ पर धारा का अधिकतम मान। बात समझ में आ रही है? ऐसे दूसरी तरफ भी बताना, यहाँ पर आप बताना कि भाई ये क्या है, वी नॉट माइनस में, और ये क्या होगा, आई नॉट माइनस। कोई डाउट? बी और आई दोनों को एक साथ हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं वाई एक्सिस में, तो अधिकतम मान खींच दिया गया, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। अच्छा, ग्राफ पेपर में ऐसे बना होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री एक चक्कर के लिए खींचते हैं बेटा। तो यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। अच्छा, बीच में क्या होगा, 180 डिग्री। कितना होगा बेटा,
और इसका आधा क्या होगा, और यहाँ पर बीचों बीच में 270, और यहाँ पर भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब आराम से आप ग्राफ खींचिए। एक कलर में ले रहा हूँ वोल्टेज के लिए भाई, बात समझ में आ रही है। तो जब कोण का मान 0 डिग्री था तो वोल्टता भी 0 था, पहले से जानते हो। जब कोण का मान 90 डिग्री है तब वोल्टता अधिकतम, बात समझ में आ रही। कोण का मान 180 डिग्री, वोल्टता 0। कोण का मान 270 डिग्री, वोल्टता अधिकतम। वोल्टता अधिकतम बना रहे हैं। अच्छा, कोण का मान 360 डिग्री, वोल्टता 0। ये सब तो याद हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा बेटा। ये किसका ग्राफ है? बी का। किसका ग्राफ है बेटा? बी का। धारा के लिए ये कलर ले रहे हैं। जब कोण का मान 0 तो धारा क्या होगा? 0। कोण का मान 90 तो धारा अधिकतम प्लस, बात समझ में आ रही है। अच्छा, कोण का मान 180, धारा 0। कोण का मान 270, धारा का मान दूसरी दिशा में अधिकतम। और कोण का मान 360, धारा का मान 0। तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे मिलेगा। अब ये मत पूछना इसके बीच में ऐसे कैसे खींचिए, सीधा खींचिए। सीधा नहीं खींचेंगे, थोड़ा कर्व होगा। आप एक एक डिग्री ले सकते हो बेटा, 0 से 90 के बीच में। बड़ा सा ग्राफ बनाना घर पे जाके, और आपको मिल जाएगा ऐसे कर्व, सीधी लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो 2-4 बिंदु लेकर आपको समझाया जा रहा है ये ग्राफ। अब देखो, धारा और वोल्टता एक साथ अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं, एक साथ 0 हो रहे हैं, फिर एक साथ दूसरे दिशा में अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक साथ 0 हो रहे हैं, ऐसे चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं बेटा फेज डायग्राम, यानी कि कला आरेख। बात समझ में आ गई? अब कला, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, और अगर डाउट होगा भी थोड़ा बहुत तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये पहला केस है, अभी 2 बार और खींचना है, और उसमें और मजा आएगा, उसमें कालांतर भी होगा। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर देखना बेटा, अब हम लोग खींचने वाले हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को ही बोल सकते हो बेटा आर करके, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम। यहाँ पर लिख दिया फेजर डायग्राम, या फिर रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम, यानी कि कला समंजक या फिर घोड़ी सदिश आरेख। क्या बोल सकते हैं बेटा? कला समंजक या घोड़ी सदिश आरेख। अब बताओ बेटा, नाम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो लिख के आएगा आप खींच ले जाओगे। इसको खींचने के लिए सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस खींचिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हम टी समय की बात करें तो टी समय पे ओमेगा टी कोण बना चुका होगा। बात समझ में आ रही ना? अभी आपने देखा है, देखो टी समय में ओमेगा टी कोण बना चुका है, थीटा या ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो एक सदिश खींचना बेटा, एक सदिश मैंने ऐसे खींच दिया, और टी समय में ये कौन सा आरेख है बेटा? टी समय पे 2 तरीके से घोड़ी सदिश आरेख भी खींचा जाता है, एक टी समय वाला और एक टी बराबर 0 समय वाला। तो टी बराबर 0 समय वाला थोड़ा आसान होता है। बात समझ में आ रही है? उसमें केवल हमको बी और आई के बीच का कोण देखना होता है, बस। 0 है तो एक ही साथ खींच देंगे, जो भी होगा इसे खींचेंगे। क्लियर है? लेकिन दोनों जानिए, क्योंकि ये भी आपके बुक में बना मिल सकता है या क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, तो आपको परेशान ना करे। क्लियर है? सारी चीज आप जानो, कहने का मतलब ये। तो टी समय पे कितना कोण बना चुका? ओमेगा टी। ये तो 0 डिग्री होगा ना, इधर ये ओमेगा टी कोण बना चुका। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रही बात? इसको आप कुछ मान लो कि ये है क्या बेटा? वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। किसको बेटा? और एसी वोल्टेज के शिखर मान को हम लोग लिखेंगे, उसके बराबर इसका लंबाई होगा, परिमाण होगा, शुरुआत में ही बताया। अब आपको खींचना है धारा का शिखर मान, यानी कि एक घोड़ी सदिश और खींचना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टी समय पे वो कितना कोण बनाएगी? वो भी ओमेगा टी। देखो टी समय पे वो भी कितना कोण बना रही है?
यानी उनके बीच कालांतर कितना है 0। तो जितना कोण ये सदिश बना रहा है उतना ही कोण धारा वाला भी सदिश बनाएगा। इसी पर एक सदिश और खींच दीजिए, ये बस उस सदिश को थोड़ा सा इससे छोटा खींचना। ये होगा क्या, तो आप बताओगे आई नॉट है। क्या बेटा, टी समय पर आपने बी नॉट और आई नॉट खींच ली। अब आप चाहते हो बी नॉट और आई नॉट के तात्क्षणिक मान मिल जाए आपको, यानी एसी वोल्टेज और एसी धारा का तात्क्षणिक मान मिल जाए आपको टी समय पर। तो आप करोगे क्या, किस पर, वाई एक्सिस पर। इसका क्या करोगे बेटा, वाई एक्स पर ऐसे प्रक्षेप। तो यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। तो भैया टी समय पे आप भी तो देख पा रहे हो बी ही तो है तात्क्षणिक मान। बात समझ में आ रही है, ओके। और यहाँ पर देखना टी समय पर, हाँ इसका तात्क्षणिक मान यहाँ पर होगा बेटा, वाई एक्सिस पर ही लेंगे। वाई एक्स पर होगा क्या, तो बी होगा और आई होगा। तो यहाँ पर ये होगा आई तात्क्षणिक मान। ये बात समझ में आया। तो टी समय पर घोड़ी सदिश आरेख ऐसे खींचते हैं। अच्छा, टी बराबर 0 समय पर बहुत ही आसान है। टी बराबर 0 समय पर एक एक चीज समझ के खींचना है। अच्छा बताओ, अगर टाइम 0 है बेटा तो टी का मान 0 है तो ओमेगा टी पूरा का पूरा कोण ही 0 होगा, यानी कि अभी घोड़ी सदिश घूमना स्टार्ट ही नहीं किया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि टी का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 से गुणा कराओगे ओमेगा में 0, कोण का मान 0, तो आप खींच दोगे यहाँ पर एक ऐसे। बताओगे ये वी नॉट है, क्या है बेटा, और ये किसके अनुदिश होगा, चलो अभी भी खींच दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये बाद में कैसे भी खींच पाओगे। अभी के लिए हम लोगों ने मान लिया ये वी नॉट। क्या है बेटा, टी बराबर 0 समय पर इसका वाई एक्स पर प्रक्षेप कितना होगा 0, और मैं प्रूफ कर रहा हूँ इस समीकरण से भी 0। अगर टाइम 0 होगा तो ओमेगा में गुणा कराना 0, साइन 0 की वैल्यू 0 से गुणा कराओगे तो बी आ तो गया 0। समझ में तो आ रहा है ना, तो यही चीज आपको समझना है, बतियाओ मत, बहुत पीटेगा। थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं ना, अगर कोई डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो घर पे वीडियो ऐसे ऐसे करके देख सकते हो 2-3 बार। यहाँ पर समझना बेटा, बी नॉट तो आपने कर दिया। अब आप देखिए बेटा, एक सदिश और खींचना है घोड़े सदिश, आई नॉट। बात समझ में आ रही है, तो वो भी देखो कलांतर तो 0 है ना, यानी जितना कला कोण इसका होगा उतना ही कला कोण, तो टी बराबर 0 समय पर इसका भी कला कोण क्या होगा 0। तो इस पर एक सदिश खींचना बेटा, ये बस बी नॉट से थोड़ा कम, आई नॉट, ये हो गया। इसका प्रक्षेप लो वाई एक्सिस पे 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो टी का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 से गुणा कराएंगे ओमेगा में 0, और साइन 0 की वैल्यू, तो 0 से आई नॉट में गुणा कराओगे 0, तो तात्कालिक मान कितना होगा, तो आप वो आरेख देख कर ही बता सकते हो। बात समझ में आया। तो पहला केस एकदम क्लियर हो गया। तो फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम खींच सकते हो। 3 ही स्थिति होगी, या तो कलांतर 0 होगा, और या फिर वोल्टेज कला में अग्रगामी होगा, या फिर धारा कला में अग्रगामी होगा। बात समझ में आ रही, यही 3 केस होगा। तो एक केस आपने पढ़ लिया और वही यहाँ पर था। इसको ठीक से लिखा गया है, थोड़ा आप देख लो, सुंदर सुंदर लिखा है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, सब कुछ वही लिखा है। क्लियर है। तो अगला दोनों केस भी पढ़ लेते हैं फटाफट। ओके, चलो भाई, केस सेकंड देखना बेटा। आप लिखोगे जब एसी वोल्टता से पूर्व एसी धारा अधिकतम मान प्राप्त करे। बातचीत मत करो बेटा, अब ध्यान से समझना। जिनका कोई डाउट रह गया होगा दूसरा तीसरा तीनों केस में समझ लो। क्लियर है। और उसके बाद भी बचता है तो पूछ सकते हो। तो मैंने केस सेकंड लिया है बेटा, जब एसी वोल्टता से पूर्व ही एसी धारा अधिकतम मान प्राप्त करे। हो सकता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है, दूसरी भाषा में आप इसको लिख सकते हो क्या, अर्थात एसी धारा
AC वोल्टता से कला में अग्रगामी है। क्या है बेटा? हाँ बेटा ध्यान देना, देखो AC धारा क्या है बेटा? AC वोल्टता से कला कोण में अग्रगामी, क्योंकि AC धारा पहले ही अधिकतम मान को प्राप्त करती है और AC वोल्टता से। बात समझ में आ रही है? इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हो क्या कि AC वोल्टता AC धारा से पश्चगामी है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एक लैंग्वेज लिखना होगा और इतने तो समझदार हो ही कि बोल सकते हैं। कोई आगे है, बात समझ में आ रही, कोई पीछे है, तो दूसरी भाषा में बोल सकते हो वो पीछे है वो आगे है, या फिर उसको बोल दो वो आगे है वो पीछे है। बात एक ही है ना? अब ध्यान देना बेटा, इसका पहला काम होगा आपका समीकरण लिखना। देखो जैसा कि हम लोगों ने लिखा, पहले हम लोगों ने क्या लिखा? समीकरण लिखा। समीकरण लिखने के बाद में हम लोग कला आरेख खींचेंगे। कला आरेख खींचने के बाद कला समंजक आरेख। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखिए t समय पर। तो आप बताओगे t समय पर, और एक चीज और बताओ कितना अग्रगामी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखना यदि t समय पर AC धारा AC वोल्टता से फाई कालांतर, कितना बेटा? फाई कालांतर अग्रगामी है, ऐसा आपने मान लिया। भाई आगे तो था, ये तो पता था, लेकिन कितना कोण आगे है आपने मान लिया t समय पर फाई कालांतर अग्रगामी। और अगर ऐसा है तब जो AC वोल्टता का समीकरण होगा आप बताओगे V बराबर V0 साइन ओमेगा t, एंड AC धारा का जो समीकरण होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t, और ये तो आगे है, कितना आगे है? फाई। तो फाई कोण कला में अग्रगामी, इसलिए फाई इसमें क्या करोगे? अब दोनों के कला कोणों का अंतर करोगे तो कलांतर कितना मिलेगा? फाई। बात समझ में आ रही है? और जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या फिर पहले अगर I लिख दिया आप, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, मान लो टी टाइम पे इतना लिख दिया भाई, तो ये अग्रगामी है तो पश्चगामी है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी भाषा में इसको आप लिख सकते हो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई कोण क्या था बेटा? पश्चगामी। ऐसे भी लिख सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? है नहीं है? ठीक है, तो आपने समीकरण लिख लिया। अब इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। पहले कौन सा आरेख खींचेंगे बेटा? तो आप बताओगे फेज डायग्राम। फेज, हाँ अब हिंदी जान गए ना, कला आरेख। ओके, हाँ हाँ जान गए भाई। देखो मैं फटाफट खींचता हूँ फिर समझाता हूँ, अगर दिक्कत आती है तो बताना। तब तक 1-2 सेकंड इधर उधर मत जाने दो, बतिया लो। हाँ चलो भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या मानेंगे? थीटा, यानी कि ओमेगा टी। टाइम भी लिख सकते हो क्योंकि टाइम के अनुसार ही कोण बदलता है। ओके, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग? वोल्टता लेंगे, AC वोल्टता, या फिर नहीं एंड आई, दोनों लेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ हमारा मन कर रहा है तो हम दोनों लेंगे। और देखिए भाई, दोनों के अधिकतम मान खींचने हैं, तो मैंने आपको सिखाया कि वोल्टता का अधिकतम मान थोड़ा ज़्यादा रखना। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद धारा का कर देना ऐसे।
चलो बेटा, आप बताओगे यहाँ पर वोल्टता का क्या है, ये अधिकतम मान, और ये क्या है बेटा, धारा का अधिकतम मान। दूसरी दिशा में ये वोल्टता का क्या है, अधिकतम मान, और ये धारा का अधिकतम मान, जिसको आप शिखर मान बोलते हो। नाम मत भूल जाना है ना, आप शिखर मान ही बोलेंगे, ठीक है, नहीं पता चले आप लोग नाम ही भूल जाओ। अच्छा, यहाँ पे ले लेना 360 डिग्री, कितना बेटा, और उसका आधा क्या होगा 180, और इसका आधा 180 और 360 के बीच में 200। ओके, ऐसे खींच लो। आप लोग भी कोशिश करना कि आपके कॉपी में सुंदर सुंदर बने डायग्राम, ताकि एग्जाम के टाइम में पढ़ने का मन करे, नहीं तो ऐसे घोचे रहोगे फिर मन ही नहीं करेगा, कहोगे रहने दो। चलो भाई, दो कलर लेते हैं, एक तो ले रहे हैं ग्रीन। पहले इधर देखो बेटा, जब कोण का मान 0 होगा तो वोल्टता भी 0, और जब कोण का मान 90 होगा तो वोल्टता अधिकतम, और जब कोण का मान 180 डिग्री तो वोल्टता, फिर कोण का मान 270 डिग्री तो वोल्टता दूसरी दिशा में अधिकतम, और 360 डिग्री पे फिर 0। और ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये किसके लिए आपने खींचा, तो आप बता देना कि भैया ये तो हमने खींच दिया V के लिए। किसके लिए, अब बात कर रहे हैं धारा के लिए। धारा के लिए ये कलर ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। आपने कहा है कि धारा जो है वो AC वोल्टता से पहले ही, बात समझ में आ रही, देखो AC वोल्टता से पहले ही AC धारा अधिकतम मान प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर इसका अधिकतम मान है तो यहाँ कहीं ये अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब इधर से ही कहीं आएगी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। ऐसे कुछ यहाँ पर अधिकतम मान, ऐसे यहाँ पर भी इससे पहले ही कुछ अधिकतम मान, कितना पहले, इतना पहले, तो इतना पहले यहाँ भी। बात समझ में आ रही है, ऐसे अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। इससे बाहर जाएगी नहीं। ऐसे, बात समझ में आ रही। इसका अधिकतम मान यहीं पर हो गया, मार्क करो भाई, कोई हाईलाइट कलर ले लें। ये इसका अधिकतम मान यहाँ पे, इसका अधिकतम मान यहाँ पे। बात समझ में आ रही। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा बेटा, यही तो है, उसको बढ़िया से देखिए। आप बताओगे इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, कितना कोण आगे था, तो एक्स एक्सिस पे क्या प्रदर्शित कर रहे हो, कोण, तो अधिकतम मान फाई कोण पहले ही तो प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर आप लिख देना ऐसे, ये फाई है। क्या है बेटा, देखो फाई कोण, जब फाई कोण चलेगा वोल्टता तब अधिकतम मान प्राप्त करेगा, और वो फाई कोण पहले ही अधिकतम मान प्राप्त करेगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का एंगल आप दर्शाओगे अगर ये, तो कितना लिखोगे बेटा, ये कितना होगा, और यही था आपका फेज डायग्राम। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, उड़ तो नहीं रहा है। फेज डायग्राम बना ले यार, तो फेजर डायग्राम में कुछ रह ही नहीं गया, वो तो बहुत आसान है, दो तीर खींचना है। बात समझ में आ रही है, उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, फाई। बस याद रहे कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी। ये अगर अग्रगामी है भाई तो इधर की ओर कोण खींचना, और पश्चगामी है तो इधर की ओर क्लॉकवाइज।
बात समझ में आ रही है? पीछे है तो क्लॉकवाइज, अग्रगामी है तो एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही याद रखना है। चलो खींचते हैं, अब आसान हो गया। यहाँ पर लिखेंगे भाई फेजर डायग्राम। क्या लिखेंगे? फेजर या फिर रोटेटिंग वेक्टर। अब इसके बाद एक ही नाम लिखेंगे, कुछ नहीं, फटाफट खींच रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा, और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक तीर खींच दीजिए। अच्छा, कौन सा डायग्राम आप खींचने वाले हो? टी समय पर। टी समय पर खींचेंगे तो कितना कोण बना चुका होगा? ओमेगा टी। यहाँ पर आप बताओगे हम कितने समय पर खींच रहे हैं? टी समय पर फेजर डायग्राम खींच रहे हैं। अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं वी नॉट है। क्या है बेटा? तो ये कितना कोण बना चुका है अभी? ओमेगा टी। ये बात तो समझ में आ रही है। यहाँ पर बता देना है एक्स एक्सिस और ये, ठीक है। अब एक सदिश और खींचना है, घोड़ी सदिश। किसके लिए? आई नॉट के लिए। और आप जानते हो उसका घोड़ी सदिश फाई कोण कालांतर में अग्रगामी है। देखो एसी धारा जो होगा, एसी वोल्टता से फाई कालांतर अग्रगामी है। बात समझ में आ रही है? तो कला कोण इससे कितना होगा? फाई कोण आगे होगा। आगे होगा तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज। एक तीर खींचोगे और इससे कितना कोण बनाता हुआ आगे? फाई कोण। और थोड़ा सा छोटा खींचना, ये चलो ये हो गया। और कोण कितना है तो आप बताओगे इससे आगे है। कितना आगे भाई? फाई। ओमेगा टी तो रहेगा ही, ओमेगा टी में और क्या जोड़ दो? फाई। तो ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो इसका कला कोण है, ओमेगा टी प्लस फाई। जीरो टाइम से देखोगे तो पूरा का पूरा कोण ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यह है क्या? तो आप बताओगे सर ये तो आई नॉट है। कहाँ लिख दें? लिख दिए, यहाँ लिख देना, ये आई नॉट है। बात समझ में आ रही है? अभी इसका तात्क्षणिक मान भी बताओ। तो आप बताओगे प्रक्षेप ले लो। किस पर? वाई एक्सिस पे इसका प्रक्षेप लो, या तो इसका प्रक्षेप ये हो जाएगा और इसका प्रक्षेप ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप बताओगे इसका तात्कालिक मान ये है v और इसका तात्कालिक मान I। किसी बच्चे को कोई डाउट फेजर डायग्राम खींचने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसको डायरेक्ट खींच दो भाई। t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 पर कोण कितना हो जाएगा? ओमेगा टी 0 हो जाएगा। यानी अगर ये x एक्सिस है तो इसी पर एक सदिश आप खींच दोगे v नॉट। क्या खींच दोगे बेटा? हो गया। और y एक्स पे प्रक्षेप कितना होगा? 0। भाई t बराबर 0 है, टाइम 0 अगर हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 से पूरा करें। अच्छा, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होगा आई नॉट के साथ, क्योंकि वो फाई कोण इससे आगे है। जब ये 0 पर था तब वो यहाँ पर कहीं होगी, और कोण कितना होगा इन दोनों के बीच का? फाई। और ये अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस पर इसका प्रक्षेप भी ले सकते हो, यहाँ पर होगा i, और ये क्या है बेटा? आई नॉट। और यहाँ पर भी देखो भाई टाइम 0 रखे हो ना, रख दो टाइम 0, t0, ये 0 हो जाएगा पूरा। साइन फाई बचेगा नहीं बचेगा? साइन फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी आई की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये है बेटा t बराबर 0 समय पर फेजर डायग्राम, और ये है t समय पर फेजर डायग्राम। आपका जैसे मन कहे वैसे एग्जाम में खींचिए, जैसा वो कहे वैसा खींचिए, और कोई भी फिगर देखकर समझ भी जाइए।